गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज यूजीसी नेट के पेपर 2 एजुकेशन में हम यूनिट 4B को आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। 4B में मुख्य रूप से सुलमैन, डैंग एवं ल्यूक तथा हैबरमैन के दृष्टिकोण से अध्यापन शिक्षा के ज्ञानाधार को समझना है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा है हमारा मनात्मक अध्ययन अध्यापन का अभिप्राय तथा मनात्मक शिक्षा के मॉडल्स, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है कि एक व्यवहारवादी और क्षमतावादी आधारित और पूछताछ उन्मुख अध्यापन शिक्षा मॉडल, ये 3 बिंदु को लेकर हमारा यूनिट 4B दिया हुआ है। तो आइए पहले हम यूनिट 4B के पॉइंट 1 को समझते हैं। अध्यापन शिक्षा का मुख्य आधार ज्ञान होता है, ऐसा सुलमैन और डैंग और ल्यूक और हैबरमास के द्वारा भी ऐसा ही काम माना जाता है। तो नॉलेज को इस सब आधार माना जाता है। अध्यापन शिक्षा का बेसिक मेन आधार जो है वो ज्ञान ही है। तो सुलमैन ने 1987 में एक थ्योरी दिया था जिसके अनुसार कभी भी ज्ञान अर्जन करने के लिए हमारे पास एक डाटा होता है, एक सामग्री के रूप में होता है कोई डाटा, और वह सामग्री से हम कुछ इंफॉर्मेशन को, कुछ सूचना को एकत्रित करते हैं और उस सूचना के अकॉर्डिंग हमारे में एक नॉलेज तैयार होता है जो ज्ञान का प्रतिरूप होता है। अतः सुलमैन ने जो 1987 में यह एक थ्योरी दिया है अकॉर्डिंग टू नॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन, तो इसमें इस क्रम में हम कभी भी अगर अपने ज्ञान को रख के देखें तो इसी क्रम में हम कभी भी कुछ भी आज जो भी समझ रहे हैं वो इसी भी क्रम में है। क्योंकि सबसे पहले हम कहीं ना कहीं से डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करने के बाद फिर उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे में कुछ नॉलेज बेस आता है, जिसके बेस पे हम कहते हैं कि हाँ यह जो है हमारे नॉलेज का है या इसे हम जानते हैं या ये हमारे ज्ञान में है। उन्होंने ज्ञान के एक दूसरे रूप को दिया है जो पीके, शीके, पीसीके और एमपीआर के रूप में। यहाँ पे पीके का अर्थ है एक पेडागोगिकल नॉलेज, यह पेडागोगिकल नॉलेज है, और सीके जो है यह एक कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉलेज, यह कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉलेज है, यह पेडागोगिकल नॉलेज है और यह पेडागोगिकल एवं कॉन्टेक्स्ट नॉलेज का सम्मिलित रूप है। और यह मॉडल ऑफ, यह एमपीआर का जो मूल अर्थ है वह है मॉडल ऑफ पेडागोगिकल रीजनिंग, यह मॉडल ऑफ पेडागोगिकल रीजनिंग है। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है, सुलमैन के अनुसार इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ज्ञान को प्रवाहित करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और ज्ञान को ट्रांसफर करने का कुछ खास मॉडल होता है, जिस मॉडल के अकॉर्डिंग हम ज्ञान को कभी भी प्रवाहित करते हैं या ज्ञान अर्जन करते हैं। अभी तो हमने देखा कि ज्ञान अर्जन के लिए हमने डाटा लिया, इंफॉर्मेशन लिया और नॉलेज लिया। अब इसके ट्रांसफर की बात करते हैं, जिसके ट्रांसफर के लिए हम सबसे पहले रिफ्लेक्शन करते हैं। रिफ्लेक्शन का अर्थ है कि जब हम अपने जैसा अगर किसी दूसरे को बनाना चाहते हैं तो हमारे में जो गुणवत्ता है वो किसी दूसरे में प्रतिबिंब के स्वरूप जाना चाहिए। यह प्रतिबिंब के स्वरूप जाने के लिए एक रिफ्लेक्शन अर्थात चिंतन होना चाहिए। इस रिफ्लेक्शन के बेस पे नेक्स्ट जो होगा वो कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज हम लेंगे। रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बेस पे कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज लिया जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज लेने के बाद फिर उसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा, आई मीन दूसरे में छात्र में स्थानांतरित किया जाएगा। फिर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वह जो होगा उसका एक इंस्ट्रक्शन के रूप में, शिक्षक जो है इंस्ट्रक्शन के रूप में छात्रों को प्रायोजित करेगी इस नॉलेज को, और वह उसका फिर इवैल्यूएशन किया जाएगा। तो इस तरह से वो ज्ञान प्राप्त करता है और इस तरह से वो ज्ञान का प्रसारण करता है। सुलमैन के अनुसार ज्ञान के प्राप्त करने और ज्ञान के प्रसारण करने का यही तरीका है। इसमें पेडागोगिकल नॉलेज और कॉन्टेक्स्ट नॉलेज और पेडागोगिकल एंड कॉन्टेक्स्ट नॉलेज को देखिए। अगर इसको फुल रूप में याद करना चाहते हैं तो थोड़ा लंबा होगा, और शॉर्टली अगर पीके, सीके एंड पीसीके एंड मॉडल ऑफ पेडागोगिकल रीजनिंग, तो इसे आप विशेष रूप से अगर आप याद रखते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना होती है। दूसरा बिंदु है हमारा डैंग, ल्यूक एंड हैबरमास का। डैंग, ल्यूक एंड हैबरमास के अकॉर्डिंग दी बेस ऑफ द नॉलेज ही है, टीचर एजुकेशन का बेसिकली बेस जो है वो नॉलेज ही है। तो इनके अकॉर्डिंग कहा गया है कि नॉलेज जो है वो ज्ञान मीमांसा व्यवहारिक और अनुभविक रूप से प्राप्त होता है। यहाँ हमने प्राप्त करने का डाटा देखा था, डाटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, और इन दोनों तीनों के अकॉर्डिंग है, तीनों फिलोसफर भी हैं और शिक्षाविद भी हैं।
इन तीनों के अनुसार है कि ज्ञान मीमांसा, हमारे पास जो कोई कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होता है किसी भी पार्टिकल्स का, किसी भी पॉइंट का, किसी भी घटना के अकॉर्डिंग जो बेसिकली नॉलेज होता है, जिसको हम लोग एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बोलते हैं, तो वही हमारा ज्ञान मीमांसा होता है। तो ज्ञान मीमांसा एक हो गया जिसको हम एपिस्टेमोलॉजिकल नॉलेज बोल सकते हैं। दूसरा है हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि जब हम कुछ करते हैं, जैसे हमको पता है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी हम शराब पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। तो जो एक नॉलेज है उसको हम व्यवहारिक रूप से लाते हैं और अब नहीं पीते हैं, तो ये हुआ हमारा व्यवहारिक प्रयोगात्मक एक ज्ञान हुआ। तो ये प्रैक्टिकल रूप में लेना है। फिर हमें एक्सपीरियंसिव जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंसिकल जो नॉलेज है, हमें उसको देखना है। ये क्या होता है कि पूर्व से कुछ अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट तैयार है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, परंतु ये जरूरी नहीं कि वो उसके साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। अतः एक्सपीरियंस के बेस पे देखा जाए तो जब तक खुद नहीं करके देखा जाए तब तक कंटेंट नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है। सो अकॉर्डिंग टू डैन, ल्यूक एंड हैबरमास, नॉलेज गेट्स बाय ज्ञान मीमांसा, व्यवहारिक और अनुभविक सोर्स। और इन्होंने, हैबरमास ने 1971 में एक मॉडल दिया है, जिस तरह से सोलमैन ने एक मॉडल दिया था एमपीआर का, तो इन्होंने एक मॉडल दिया है HIM का। ये ह्यूमन इंटरेस्टिंग मॉडल है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग भी अगर हम ज्ञान का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो इसके लिए हमें एक ह्यूमन इंटरेस्टिंग मॉडल को 3 भागों में बांटा गया है। उसका पहला भाग है टेक्निकल, दूसरा प्रैक्टिकल और थर्ड ट्रांसफॉर्मेबल। अर्थात पहले हम तकनीकी रूप से कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर उसका व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में उपयोग करते हैं, फिर वह स्थानांतरित करने के लिए होता है, तब हम उसे स्थानांतरित कर सकते हैं। तो हमें हैबरमास का 1971 का जो मॉडल है यह भी याद रखना है, और यह भी याद रखना है इन दोनों से प्रश्न पूछने की आशंका इस बार है। और उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है मनात्मक अध्यापन का अभिप्राय और मॉडल। मनात्मक अध्यापन के शब्दों से ही स्पष्ट होता है कि हमारे मन से जो अध्यापन किया जाता है। अर्थात अगर हम किसी बच्चों को देखते हैं तो उसके प्रति जो हमारे मन में जो भी भावनाएं उत्पन्न होती है, या बच्चा जब हमें देखता है शिक्षक के रूप में, तो उसके मन में जो हमारे लिए जो अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट या कुछ भी उत्पन्न होता है, उसके बेस पे हमें सिखाना होता है। यह सिखाना मनात्मक अध्यापन कहलाता है। इस मनात्मक अध्यापन की बात को अगर हम एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, परंतु इसे और दूसरे रूप में समझ लीजिए। मनात्मक अध्यापन को इंग्लिश में रिफ्लेक्टिव टीचिंग कहा जाता है। यह रिफ्लेक्टिव टीचिंग इसलिए है क्योंकि जब हम जिस रूप में होंगे, हम बच्चों को उसी रूप में बनाएंगे, तो हमारे अकॉर्डिंग, हमारे रिफ्लेक्शन में जो एक प्रतिबिंब होगा वो स्टूडेंट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू टीचर के रिफ्लेक्शन में जो भी प्रतिबिंब होगा वो शिक्षक होना चाहिए। अर्थात शिक्षक के पास जितनी गुणवत्ता है उतनी ही गुणवत्ता, उसी रूप में गुणवत्ता छात्रों के पास भी जाना चाहिए। इन्होंने एक प्रोसेस के द्वारा इसे समझाया है। जब भी हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग को देखेंगे तो उसके लिए एक मॉडल दिया गया है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग टीचर को एक डायरी रखना चाहिए, जिस डायरी में वो अपनी घटनाओं का, छात्रों के एटीट्यूड का, अपने कमियों का, छात्रों की कमियों का, छात्रों की विशेषताओं का, अपनी गुणवत्ताओं का कुछ अंश लिखता है। इसके अकॉर्डिंग वो डायरी में इन सभी त्रुटियों की और अच्छाइयों को अंकित करते हैं। उस डायरी के अंकित करने के बाद वो बच्चों का पूर्ण रूप से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन करने के बाद अगर कुछ प्रश्न से पुष्टि की जाए, जो कुछ प्रश्न पूछ के हम अगर पुष्टि कर लेते हैं कि बच्चे इस अवधारणा को समझ रहे हैं या नहीं, या बच्चे के प्रति हमने जो अनुमान लगाया है, हमने जो मनात्मक चिंतन किया है, क्या वो सही है या गलत है, तो हम जो बच्चे के लिए एक कॉन्सेप्ट तैयार किए हैं मन ही मन, क्या वो सही है या नहीं है, इसकी पुष्टि तब होगी जब बच्चे से क्वेश्चनिंग किया जाएगा, पूछा जाएगा और बच्चे इसकी पुष्टि कर देंगे। तो डायरी के अकॉर्डिंग हम ऑब्जर्वेशन करेंगे बच्चों से। ऑब्जर्वेशन के बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि हम कुछ फिर लिखेंगे, क्योंकि हमारे डायरी में कुछ लिखना समझना शेष रहेगा, उसे हम फिर लिखेंगे और फिर उसका इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम बच्चों में ये सारी बातें स्पष्ट रूप से अब रख सकते हैं। अर्थात किसी भी रिफ्लेक्टिव टीचिंग का एक मॉडल है कि आप बच्चे को मन ही मन कैसे अध्ययन करेंगे और बच्चे के मन के अनुरूप आप कैसे शिक्षण पद्धति को लागू करेंगे। तो ये मॉडल भी, यहाँ भी मॉडल के जो स्वरूप है, जो डायरी, ऑब्जर्वेशन, प्रश्न और लिखना और मूल्यांकन करना है, इस रूप में आप इसे याद रख सकते हैं।
इसका थर्ड स्टेप है कि अध्यापक शिक्षा के मॉडल क्या है, टीचिंग मॉडल्स क्या है। तो टीचिंग मॉडल्स बहुत सारे हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग रूप के होते हैं। कभी हिस्ट्री के रूप में ऐतिहासिक मॉडल्स हो जाएगा, मैथमेटिक्स के रूप में मैथमेटिकल मॉडल्स हो जाएगा। तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना होगा। और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मुख्य रूप से हमें 3 प्रकार का मॉडल्स पूछा जा रहा है। जो एक व्यवहारिक मॉडल्स है जो स्किनर और वाटसन ने दिया है। सेकंड जो है हमारा वो समझमता मॉडल है। और थर्ड जो है हमारा पूछताछ इंक्वायरी बेस्ड मॉडल है। इंक्वायरी बेस्ड मॉडल को सचमेन ने 1967 में दिया है। तो इनके अकॉर्डिंग फर्स्ट में हम व्यवहारिक को देखते हैं। तो किसी भी मॉडल की प्रस्तुतिकरण जो होता है, किसी भी मॉडल का निर्माण जो होता है वो बेसिकली देखा जाता है किस उद्देश्य से हुआ है। अगर हम व्यवहार की बात करते हैं, किसी के व्यवहार कैसा है, तो सबसे पहले हम एक उद्देश्य प्राप्त करते हैं कि हम एक उद्देश्य से उसके व्यवहार का अवलोकन करते हैं। अब व्यवहार की अवलोकन को ही ले लीजिए व्यवहारिकवाद में, तो व्यवहार का अवलोकन किसी न किसी उद्देश्य से किया जाएगा। उस उद्देश्य के अनुरूप एक संरचना तैयार किया जाएगा कि उसका व्यवहार किस रूप में था, उसे लिखित रूप में एक संरचनात्मक रूप में लिखेंगे। फिर उसकी सामाजिक क्या प्रतिक्रिया है उसके अनुरूप हम देखेंगे सामाजिक प्रतिक्रिया उसमें किस तरह से दिखती है, और फिर उसका मूल्यांकन करेंगे। इस तरह से अगर किसी बच्चे में उसके व्यवहार का आकलन अगर हमें करना है, तो अगर हमें उसके बारे में पहले से पता है कि बच्चे जिद्दी हैं या बच्चे नहीं पढ़ते हैं या बच्चे की ये बातें हैं, बच्चे में ये अवगुणता है, तो हमें उस उद्देश्य से उसका ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। एट फर्स्ट हमें उद्देश्य देखना होगा, सेकेंड हमें कंस्ट्रक्शन देखना होगा, थर्ड हमें सोशल पॉलिसी या सोशल सिस्टम के अकॉर्डिंग सोचना होगा, और फोर्थ हमें इवोल्यूशन करना होगा। इस फोर्थ स्टेप से हम किसी भी मॉडल को प्रस्तुत कर सकते हैं। यह किसी भी मॉडल का एक बेसिक फंडामेंटल है या फाउंडेशन है, जो आप किसी भी मॉडल का निर्माण इस तरह से कर सकते हैं कि उद्देश्य, संरचना और सामाजिक पद्धति और मूल्यांकन हो, तो कोई भी मॉडल प्रस्तुत किया जा सकता है, कोई भी मॉडल का निर्माण किया जा सकता है। तीसरा है हमारा सक्षमता। सक्षमता का अर्थ होता है कि क्षमता के अनुकूल। आप या हम कोई भी पैरेलल नहीं है, सभी एक रूप में नहीं सीख सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीखने की क्षमता जो होती है सब में अलग अलग होती है। तो अगर हम एक बच्चे को आज अगर हमको हिंदी में पढ़ना सिखाना है, तो यह जरूरी नहीं कि उसे हम हिंदी में पढ़ना ही सिखाएंगे। सबसे पहले हम उसे एक जो हिंदी का सबसे फर्स्ट खड़ी है जो अ आ हर्षई दुर्गे ईटीसी जो भी है, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। उसमें भी जरूरी नहीं कि अ अगर हम स्टार्ट किए हैं तो अ आ की जो अंतिम लेटर है वहां तक हम पहुंच ही जाएंगे। उसकी क्षमता के अनुसार हमें उसे सिखाना है। तो ये क्षमता के बच्चों के क्षमता के अनुकूल उसे सिखलाना ही सक्षमता कहलाता है। अर्थात सक्षमता एक प्रकार का मॉडल है जो शिक्षकों में होनी चाहिए। अगर शिक्षक में सक्षमता नहीं है तो वह बच्चों को दूसरे स्टेज में ले जा सकता है, क्योंकि उसमें बच्चे ठीक से नहीं सीख पाएंगे, बच्चे कुछ अलग सीख लेंगे, या बच्चे बार बार गलतियां करेंगे, या बच्चे भूल जाया करेंगे। तो सक्षमता का अर्थ होता है कि बच्चे के क्षमता के अनुकूल शिक्षक को सिखाना। यह एक प्रकार का मॉडल है जिसे हम टीचिंग मॉडल बोलते हैं। तो सक्षमता में एक डायरेक्ट टीचिंग जो है वो प्रत्यक्ष रूप से हम बच्चों का अवलोकन करेंगे और उसके बाद हम उसे शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। दूसरा है कि विशेष रूप से हो सकता है कोई बच्चा विशेष गुणवत्ता या अवगुणता का हो, तो उसके अनुरूप सपोज दैट अगर कोई बच्चा कान से नहीं सुन सकता है, कोई बच्चा ठीक से नहीं बोल सकता है, कोई बच्चा ठीक से नहीं लिख सकता है, तो ये सारी बातें जो है इसके अकॉर्डिंग हमें सोचना होगा, क्योंकि जो समस्याएं सामने आती है बच्चों के लिए वो समस्या के अनुकूल हमें जाकर सोचना पड़ता है, फिर हम बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। अतः हमें डायरेक्ट वे में या किसी विशेष गुणवत्ता या विशेष गुण के कारण जो हमें एक नया प्रतिरूप अपनाना पड़ेगा, नया मॉडल अपनाना पड़ेगा वो। और थर्ड है प्रोग्रामिंग रूप से एजुकेशन देना, क्योंकि ये टीचर एजुकेशन है तो इसमें हम एजुकेशन देने के लिए प्रोग्राम तैयार करेंगे। इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही हम उसे एजुकेशन दे सकते हैं। अर्थात सक्षमता मॉडल का कॉम्पिटेंसी मॉडल इसको बोलते हैं, कॉम्पिटेंसी मॉडल ही बोलते हैं इसको। तो इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल में हमें विशेष रूप से प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से और विशेष रूप से और कार्यक्रम रूप से हमें कभी भी मॉडल प्रस्तुत करना है, शिक्षण विधि का कार्य करना है। इसका थर्ड रूप है जो पूछताछ या इंक्वायरी बेस्ड मॉडल कहलाता है। इसमें सबसे पहले हम पूछेंगे प्रश्न को पूछेंगे कि प्रश्न क्या है, क्योंकि पूछताछ से ही प्रारंभ होगा। तो प्रश्न को पूछेंगे, फिर उसके लिए हम एक कोई थ्योरी या कुछ भी हम प्रदान करेंगे उसे
कोई नॉलेज देंगे उसके अकॉर्डिंग, प्रश्न के अकॉर्डिंग, फिर प्रदान करने के बाद उसे कुछ बनाने के लिए तो कहा जा सकता है कि बच्चे इससे संबंधित कुछ आप सोचिए या बनाइए या कुछ करिए। फिर उसके बाद एक निर्णय लिया जाएगा कि यह निर्णय जो है वो सही है या गलत है। फिर निर्णय के बाद हमारा जो होगा वो एक चिंतन होगा या रिफ्लेक्शन होगा। इसको चिंतन बोल सकते हैं या इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। तो अर्थात अगर हम पूछताछ विधि द्वारा बच्चे को पढ़ाने का प्रारंभ किए हैं कि उसे प्रश्नों द्वारा पूछकर उसकी समस्याओं को समझकर, तो जब भी हम कभी प्रश्न पूछेंगे तो वह भी एक प्रश्न पूछेगा, उस तरह से वो जवाब देगा। फिर हमें हमारी क्या जवाबदेही है कि हमें उसे कुछ प्रदान करना होगा, कुछ एजुकेशन बेस्ड नॉलेज देना होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम उसे एक प्रश्न करेंगे, प्रश्न पूछने के बाद उसे कुछ प्रदान किया जाएगा एजुकेशन बेस्ड नॉलेज। थर्ड में उसके अनुरूप उसे करने के लिए कुछ कहा जाएगा। फिर करने के बाद एक डिसीजन लिया जाएगा। उस डिसीजन में हो सकता है बच्चा तैयार हो जाए, बच्चा प्रिपेयर हो जाए, और अगर वो तैयार हो गया है तो उसका जो रिफ्लेक्शन आएगा वो जस्ट टीचर के अकॉर्डिंग आएगा, जैसा टीचर ने सोचा और जो प्रोसेस किया। अगर वो आ गया तो हमारा मॉडल सही है, अगर नहीं आया तो हमें कहीं ना कहीं त्रुटि है, उसमें फिर से उपयोगिता लाना होगा, फिर से उस मॉडल को प्रस्तुतिकरण रूप में करना होगा। अतः देखा जाए तो टीचिंग मॉडल 3 रूप में, जो व्यवहारिक, सक्षमता और इंक्वायरी बेस्ड मॉडल है। और शिक्षा का मुख्य आधार जो है वो नॉलेज है, जिसमें सुलमैन और डैन, ल्यूक एंड हैबरमास के द्वारा कुछ मॉडल तैयार किया गया है। और रिफ्लेक्टिव टीचिंग का ये मॉडल है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4 मॉडल है। एक इनका हैबरमैन का 5 और एक सुलमैन का 6 मॉडल है। इस 6 मॉडल से आपको जरूर यूजीसी नेट में प्रश्न जरूर होगा, इसलिए इन मॉडल को विशेष रूप से अध्ययन कीजिए। और इसका पार्ट सी और डी कोशिश कर रहे हैं हम अभी ही देने के लिए। थैंक्स टू ऑल।